बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। नाज़रीन, जब हम मगरबी तहज़ीब का जायज़ा लेते हैं, उसको देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जमहूरियत, इनफरादियत, बुनियादी इंसानी हकूक़ और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे आफाकी असूलों के ऊपर कायम है। अगरचे इस तहज़ीब की बहुत सारी खामियाँ हैं, लेकिन अपनी इन्हीं असूलों की बुनियाद पर ये तहज़ीब बाकी तहज़ीबों पर डोमिनेट कर रही है। लेकिन जब हम मगरबी ममालिक के हुक्मरानों के तर्ज़ अमल को देखते हैं तो हमें इंतहाई दुख और अफसोस होता है। इसको हम डबल स्टैंडर्ड कहें या मुनाफ़िक़त, अपने ममालिक के अंदर तो ये जमहूरियत की बात करते हैं। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे जमहूरियत ना हो मगरब में, लेकिन जैसे ही ये तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए पॉलिसियाँ वज़ा करते हैं तो ऐसे हुक्मरानों को तरजीह देते हैं और ऐसे हुक्मरानों को सपोर्ट करते हैं जो अथॉरिटेरियन जहनीत के हामिल होते हैं। इनकी पॉलिसियों का और इनके इस डबल स्टैंडर्ड का शिकार पूरी दुनिया के ममालिक हैं, ख़ुसूसन अफ्रीका के ममालिक, मुस्लिम ममालिक, इसके अलावा लातीनी अमेरिका के ममालिक। जैसे ही कोई हुक्मरान अपने अवाम के लिए पॉलिसियाँ वज़ा करने की कोशिश करता है, जमहूरी तौर पर मुंतखब हो जाता है और उनको थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है तो या तो उसका तख्ता उलट दिया जाता है या फिर इवन के उसको असैसिनेट भी बाज़ औक़ात करवा दिया जाता है। बीसियों मिसालें हैं। अगर हम देखते हैं तो 1953 में डॉक्टर मुसद्दक की हुकूमत का तख्ता उलटा गया था। इसी तरह जैकब अर्बन्स की हुकूमत का सेम इसी तरीके से और बहुत सारी हुकूमतें हैं। ऐसी ही आज एक हुकूमत की सरगुज़श्त आपके सामने मैं रखूँगा और एक ऐसे लीडर का जिक्र करूँगा आपके सामने जो जमहूरी तौर पर मुंतखब हो के आए थे और उसने अपने मुल्क के मफादात के लिए पॉलिसियाँ वज़ा करने की कोशिश की थी। जी हाँ, ये हैं जनाब साल्वाडोर अलेंदे, जिनका ताल्लुक चिली से था। चिली के जोग्राफिया को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसने पूरे बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका को साहल के साथ साथ ये फैला हुआ मुल्क है। इसकी चौड़ाई तो बहुत कम है, लंबाई 6400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो कि सारी की सारी पैसिफिक ओशियन के साथ ये मादनियात से भरपूर मुल्क है। खुसूसन कापर, दुनिया की 24% से ज़्यादा कापर की या तांबे की ज़रूरियात को चिली पूरा करता है। लेकिन बदकिस्मती कापर इंडस्ट्री के ऊपर या तो मुल्क की पॉलिटिकल एलीट का कब्जा है या फिर गैर मुल्की कंपनियों का। 1970 का इलेक्शन साल्वाडोर अलेंदे ने इन कंपनियों को नेशनलाइज करने के नारा पे लड़ा था। ये मार्क्सिज्म से काफ़ी मुतासर थे। पहले हुक्मरान थे जो इलेक्शन जीत कर बाकायदा सोशलिस्ट पॉलिसियों का बनाया था। उससे पहले अगरचे कई ममालिक में, क्यूबा वगैरह में सोशलिज्म आ चुका हुआ था, लेकिन वो सारे के सारे रेवोल्यूशन की बुनियाद पर आए थे। आने के फ़ौरन बाद हुकूमत जैसे ही उन्होंने संभाली तो उन्होंने अपने उस प्रोग्राम पे अमल दरामद शुरू किया जो वो लेके आए थे, यानी कापर इंडस्ट्री को और बकिया इंडस्ट्रीज़ को भी हुकूमती तहवील में लेना। 1970 के अवाखिर में इन्होंने एक कमीशन कायम किया जिसने हुकूमत को सिफारिशात पेश करनी थी उसकी माइनिंग इंडस्ट्री के मतलब। कुछ ही हफ्तों के बाद कमीशन ने अपनी सिफारिशात पेश की जिसमें माइनिंग इंडस्ट्री को हुकूमती तहवील में लिया जाना था। ज़रूरी होमवर्क के बाद जुलाई 1971 में अलेंदे इंतज़ामिया ने अपनी माइनिंग पॉलिसी का अजरा किया। ये गोया के एक बामिसाल था जो प्राइवेट कंपनियों के ऊपर गिरा था। तमाम इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया गया था। हुकूमती कंट्रोल, हुकूमती शेयर्स 51% से ज़्यादा थे। इसके अलावा खालिस मुनाफा में भी 20% से ज़्यादा हुकूमती तहवील में आ जाना था। साथ ही एक कोडेल्को नाम की कंपनी का अजरा किया गया या उसकी बुनियाद रखी गई थी जिसको माइनिंग फील्ड में बड़े वसी इख्तियार दे दिए गए थे और उसका अमल दखल बहुत हद तक बढ़ा दिया गया था। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। ज़ाहिर है कि प्राइवेट कंपनियों के मुनाफा के ऊपर खासी ज़ख्म पहुंची थी और वो लूट खसूट का वो माल वो जो अपने ममालिक में लेके जाते थे वो उसका सिलसिला रुक गया था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ना कंपनियां और ना ही
इन कंपनियों के असल मालिकान वो मगरबी ममालिक इस पॉलिसी को ठंडे पेटों बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर ये पॉलिसी कामयाब हो जाती तो दूसरी ममालिक के लिए भी ये एक एग्जाम्पल बन जाती और बाकी ममालिक भी ऐसी पॉलिसियाँ वज़ा करते। गोया कि आप कह सकते हैं कि उस नाजुक दौर में जबकि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान एक महाजर आई थी, कैपिटलिज्म पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक ज़रब लगती, लिहाजा इन कंपनियों ने हॉलैंडे रजीम के ख़िलाफ़ एक मीडिया वार लॉन्च कर दी। के साथ ही प्रेसिडेंट निक्सन की हदायत पर या उनकी इजाज़त से CIA ने ऑपरेशन ट्रैक 2 लॉन्च किया, जिसका मकसद हॉलैंडे इंतज़ामिया को डिस्टेबल करना था और बिलाखिर इसको हुकूमत से बाहर करना। ज़ाहिर है इसके लिए CIA को पॉलिटिशियंस या अपोजिशन पार्टीज़ की हमायत दरकार थी, जो कि पहले ही तैयार बैठी हुई थी। इन पार्टीज़ पर सरमाया लगाया गया, इनको मुतहद किया गया और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए इनको तैयार किया गया। तहरीक पहले तो बड़े ही धीमे अंदाज में आगे बढ़ी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके बहाव में तेज़ी आती गई। पहल तो हुकूमत और फौज दोनों सेम पेज पर थे, लेकिन जैसे जैसे तहरीक आगे बढ़ी वैसे वैसे फौज और सिविल इंतज़ामिया के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी। बिलाखिर 11 सितंबर 1973 की सुबह ऑपरेशन टांकाज का आगाज़ कर दिया गया। ये ऑपरेशन जनरल पनूशे जो कि आर्मी कमांडर थे उनकी क़यादत में लॉन्च हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सदारती महल को घेरे में ले लिया और एयरफोर्स के तैयारों ने सदारती महल पर बमबारी की, जिसके नतीजा में प्रेसिडेंट हॉलैंडे हलाक हो गए। कुछ का कहना है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। बहरहाल हालात जो भी हों, वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये कैसी सितमज़रीफ़ी है कि वो तमाम हुक्मरान जो अपने ममालिक के अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए पॉलिसियाँ वज़ा करने की कोशिश करते हैं और उन प्राइवेट कंपनियों के हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं जो लूट खसूट का माल अपने ममालिक में ले जाती हैं मुनाफा की सूरत में। हाथ को जो रोकने की कोशिश करता है वो हाथ काट दिया जाता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।